जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आइए हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आपके पीसीएस के पेपर में या फिर समीक्षा अधिकारी के पेपर में, उन सबको हम लोग देखेंगे। ये जो सीरीज़ है, एक एक चैप्टर हम लोग डेली देखेंगे। और आपने देखा होगा घटना चक्र का एक अतिरिक्तांक आता है जो जीएस पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। जीएस पॉइंटर के नाम से जाना जाता है, उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ से आपको वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे और एज इट इज़ सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखेंगे और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। जहाँ करंट अफेयर की बात होगी मैं अपडेट कराता रहूँगा आप लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान। अब देखिए ये 17 का है, आप लोग इस समय देख के जाइएगा 2022 का, जो 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पीसीएस का 2023 में, वो देख के जाएंगे। किसका? 2022 का जो सूचकांक आया है उसका देख के जाएंगे। तो उस समय इसका स्थान कितना था भैया? 116वां स्थान था भारत का। उसके बाद कह रहा है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? तो वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी पर। अभी पिछली बार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र पूछ रहा है पृथ्वी का, तो वो जैवमंडल है ना। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? तो जैवमंडल। अगला कह रहा है एनजीटी के बारे में कुछ बता रहा है। देखिए कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई 2010 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये, तो 2010 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ये ऐसे ही फॉर्म में पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन, है ना। पर्यावरण से अभिप्राय पूछ रहा है। अब देखिए इतना बड़ा है अभिप्राय, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ देता है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय भैया? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्रकृति, दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है। एक तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है। अगला कह रहा है भौतिक, अजैविक, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। ये 3 परिभाषाएं हैं पर्यावरण। ये आप है मान लेते हैं अपने आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वो सब पर्यावरण में आते हैं। परि मतलब होता है आसपास, आवरण मतलब होता है घेरा, आसपास का जो चारों तरफ का घेरा है। आप भूमि से भी घिरे हैं, जल से भी घिरे हैं, वायु से भी घिरे हैं, पेड़ पौधों से भी घिरे हैं, है ना। चलिए भौतिक दशाएं भी हैं आपके पास, जैविक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, तो उसको भी हम पर्यावरण कह सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से कहलाता है पर्यावरण। पर्यावरण ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन कि वो क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन होगा, उसमें दिया रहेगा पर्यावरण। अगला पॉइंट देखेंगे पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखिए रिवीजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एक एक चैप्टर हम लोग डेली देखेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1986 में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कब पारित हुआ? तो 1986 में। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, भू आकृति घटकों तथा अजैव घटकों से। ठीक है। अगला पॉइंट है पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं किस रूप में? नियंत्रक के रूप में। नियंत्रक के रूप में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग धारणीय विकास। चलिए बताइए इसके बारे में थोड़ा सा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कह रहा है धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। कह रहा है विकास की वह अवस्था जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, धारणीय विकास कहा जाता है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है।
भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो संसाधनों का दोहन करते हैं या विकास करते हैं तो उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। चलिए, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास। कब? 2002 में। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs का निर्धारण किया। हुए कुल हैं 17 गोल हैं। आपको 17 के 17 गोल याद होने चाहिए। लगभग इधर 2-3 साल से गोल पूछ लेता है, SDG 1, SDG 2, SDG 15, 17 ऐसे करके दे देता है। आप लोग मिलाने के लिए उसको देख के जाइएगा। चलिए, अगला पॉइंट है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। क्या निर्माण किया गया है? तो वही कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है निर्माण किया गया है। ये तो आप लोग जानते होंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, ये रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, पॉइंटर के रूप में हम लोग देख रहे हैं। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। कब आयोजित किया गया था? 1972 में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है जल चक्र में? मान लेते हैं कि ये कोई पॉन्ड्स है, ये सन है, तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो ये पानी वेपरेट होकर ऊपर जाएगा और फिर वहाँ पे संघनन होगा, फिर क्या होगा, फिर वर्षा होगी, फिर ज़मीन पे आएगा। ये पूरा चक्र चलता रहता है ना। और वो कैसे होता है भैया? तो सौर विकिरण की वजह से ही जो है ये संभव हो पाता है। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी नीरी, बहुत पूछा गया है। नीरी अवस्थित है नागपुर में। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। नीरी कार्य करता है किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो है ये नीरी काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। नागपुर में। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है? वही कह रहा है जैविक विविधता का संरक्षण। जो जैव विविधता संरक्षण की बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सतत विकास लक्ष्य के लिए क्या आवश्यक? जैविक विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का जितना ज़्यादा संरक्षण होगा सतत विकास उतने अच्छे से हो पाएगा। और क्या है? प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। ये तीनों ऑप्शन में होंगे और तीनों आपको लगाना होगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पड़ता है। वहाँ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किया गया था। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ। किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। अगला देखेंगे हम लोग, ये अपडेटेड है जीएस पॉइंटर भैया, है ना। 2021-22 का जो भी पेपर हुआ है इकोलॉजी इन्वायरमेंट से सब यहाँ इंक्लूड किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 कब का है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ये तय किया गया था 1992 में। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट। ये सब पूछा जाता है, बार बार पूछा जा रहा है। ये एजेंडा 21 पूछा जाएगा। द फ्यूचर वी वांट रियो घोषणा पत्र का शीर्षक रहा है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। मान लेते हैं ये प्यारी सी पृथ्वी है, इसके आसपास नेचर ने बना दिया है वायुमंडल। वायुमंडल में अनेक प्रकार की परतें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल 1600 किलोमीटर का, मौसमी दशाएं यहाँ पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर है ना। मध्यमंडल है, आयन मंडल है। इन सबको आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्रम भी पूछ लेता है मिलाने के लिए। चलिए पूछ रहा है वायु है एक। क्या है वायु? तो मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है भैया? गैसों का मिश्रण है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.08% इत्यादि गैस पाई जाती है। कहाँ? वायुमंडल में। क्रम से अगर पूछेगा आपसे कि क्रम से बताइए कि कौन सी गैसें हैं, पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पे आर्गन है, आप लोग कार्बन कर देते हैं, चौथे नंबर पे कार्बन है ना। चौथे नंबर पे कार्बन है। इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है सीक्वेंस।
कार्बन कितना परसेंट है? 0.0838%। आर्गन कितना है? 0.93%। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, नोबेल गैस में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, रेडान नहीं पाई जाती। बाकी हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, क्रिप्टान, जेनान आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये सब पाई जाती। चलिए, कह रहा है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है कौन सी गैस का? तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको नाइट्रोजन का। अभी हमने देखा 78%। एक क्वेश्चन और बनता है नाइट्रोजन से कि कौन सी गैस जो है हमेशा समान बनी रहती है? तो नाइट्रोजन गैस का हेरफेर नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, आप लोग जान रहे हैं, है ना, ये सब चेंज होता है। तो नाइट्रोजन एक ऑप्शन होता है, वो आप टिक करके आएंगे कि उसमें चेंजिंग नहीं होती। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी, सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन की कमी होगी। काहे कमी होगी? तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन जो है रिलीज नहीं हो पाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर खोजना पड़ेगा। चलिए, कितना खोजेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर? इसलिए पेड़ पौधों की सुरक्षा जरूरी है, पेड़ पौधे लगाइए। अगला पॉइंट है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, क्या है? वायु का प्रदूषण। वायु प्रदूषण थोड़ी करता है पेड़ पौधा, वायु प्रदूषण नहीं है, है ना। प्रदूषण को बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कह रहा है पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है कब जुड़ेगा? श्वसन करेंगे, रिलीज होगा। हम लोग रिस्पायरेशन जब आप पढ़े होंगे, जब श्वसन करते हैं हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। जैव पदार्थों का अपक्षय, जब जैव पदार्थों का अपक्षय होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज होगा। ज्वालामुखी क्रियाओं से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। तो इन सब से भैया, है ना, तीनों को याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है, ये सब सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से देख के जाइए। चलिए, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है या अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरे में। आपने देखा होगा जब कार्बन के अप्रूव पढ़ेंगे तो ग्रेफाइट है, हीरा है ना। ग्रेफाइट से पिछली बार क्वेश्चन भी बना था। ये लुब्रिकेंट भी का भी काम करता है, ये कठोर होता है, ये ऊष्मा का जो है, हीरा जो है ऊष्मा का कुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है कि कुचालक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, कह रहा है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। क्या नहीं बढ़ाता? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करता है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है, मान लेते हैं ये प्लांट्स है, तो ये प्लांट्स क्या करेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को अपने अंदर इनटेक करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, है ना। ऑक्सीजन वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं। तो वही कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाते प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है ऐसे। अब देखिए, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में, केन्या में है नैरोबी, वहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। 1972 में UNDP की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या, नैरोबी में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। UNEP के वर्तमान प्रमुख कौन है? थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको आप लोग, करंट अफेयर का मुद्दा है, चूँकि पूछा गया तो पूछ सकता है। यहाँ पे आंसर होगा एरिक सोलहेम। एरिक सोलहेम 2023 का पेपर देने जा रहे हैं तो इनका जो UNDP के मुख्य प्रमुख जो हैं उनको देख लीजिएगा कि उनका नाम क्या है। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीधा सीधा पूछता है। चलिए, अगला देखेंगे हम लोग। EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 में। 2 दिसंबर 1970 में। पहले तो फुल फॉर्म जानिए इसका। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी
संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है। कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की है। स्थापना इसकी 2 दिसंबर 1970 को। तीनों से क्वेश्चन बन सकता है। यानी ये का आशय क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? कई बार पूछा गया है, एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन, एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे वन लाइनर के रूप में। और आप जान रहे होंगे कि जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला बनता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होते और आसान होता है ये। इन्वायरमेंट साइंस, उसके बाद फिर कह सकते हैं कि करंट अफेयर है ना, और हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब बहुत अच्छे नंबर गेन करा सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के गए। चलिए बताइए, इको मार्क के बारे में पूछ रहा है, कई बार पूछा है ये। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। उत्पादों की बात कर रहे हैं ना, जो इन्वायरमेंट के लिए मैत्रीपूर्ण हो, उनके लिए इको मार्क दिया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से जारी दिया जा रहा है क्या? इको मार्क प्रमाण पत्र कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। कब से? 1991 से। क्या दिया जाता है? इको मार्क। इको मार्क क्या है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो उत्पाद होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। ये एक टैग होता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ताओं को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है क्या? इको मार्क। देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना है हर बार। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। कह रहा है धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण रहे, अक्षुण्ण बनी रहे। मतलब भूमि को ऐसे उपयोग किया जाए कि उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, है ना, खराब ना हो। और नहीं तो खेती में खूब ढेर सारा खाद डालिए, खेती एक समय बाद खराब हो जाएगी, तो उसे धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा भैया, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं कहा जाएगा। चलिए, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है 2014 से 15, वर्ष 2014-15 से। भारत में हरित कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य पूछ रहा है, तो पंजाब रहा है, पंजाब रहा। पूछा जाएगा सीधा, भारत में हरित कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य, तो पंजाब। कथन कारण का क्वेश्चन है, कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है प्राकृतिक वनस्पतियां जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पतियां जलवायु का सही सूचकांक है, क्योंकि कारण उसका बता रहा है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। जलप्रिय पौधे, ठीक है। ए और आर दोनों सही है। ए आर का स्पष्टीकरण आपने देखा होगा, जो हाइड्रोफाइट होते हैं, है ना, जो जल में ज़्यादा पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जो पर्वतों पे पाए जाते हैं लिथोफाइट कहा जाता है। जो मरुस्थलों में पाए जाते हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब वनस्पतियों को पढ़ा होगा तो। चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। कह रहा है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण परिस्थिति के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। सही है, तीनों के लिए औद्योगिकरण एवं नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। चलिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 का ये जो अधिनियम है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है, कौन सा वो ये जो अनुरूप था, किसके प्रावधानों के? स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप। आपने देखा होगा कि डीपीएसपी में भी इसके प्रावधान किए गए हैं पर्यावरण से संबंधित। जरा आर्टिकल बताइएगा तो। चलिए इसको लगाइए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को यह अधिनियम भी याद रखिए 2010 का है। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स। अगला पॉइंट है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन है, बहुत पूछा गया है ये। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो +20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है।
यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पृथ्वी +5। अब देखिए 1992 में क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था पहला। अब 5 साल और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 92 5 97, ये हो जाएगा क्या 1997। तो वही कह रहा है रियो पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो 92 5 97, आप अगर 92 को जान रहे होंगे तभी काम हो पाएगा। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, ठीक है, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क में, है ना। रियो +5 अगर पूछे तो कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में। अगला पॉइंट है विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहा है, वही तो है। बहुत क्वेश्चन बनता है अलग अलग प्रकार से, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है वैज्ञानिक, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यावसायिकों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्या है, क्लब ऑफ रोम। क्या है, क्लब ऑफ रोम। अगला, ये एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। एजेंडा 21 के नाम से कब तय किया गया, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। कहाँ हुआ था, स्कॉटहोम, है ना। चलिए, कई प्रतिरोधी पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ये मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी वजह से जो धान का पौधा होता है उसकी जो जड़ें हैं अगर वो टूट जाती हैं तो वो नहीं बढ़ पाती, है ना, वो सही से जर्मिनेट नहीं हो पाती। चलिए, अगला कह रहा है मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की, प्लांट सेलुलोज, याद रखिए। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पैक्टिन के कारण। किसके कारण, पैक्टिन के कारण। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। ये पर्यावरण के अपकर्ष से अभिप्राय है। अगला देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। कौन, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, GEF। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना की गई रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि ELDCF उपलब्ध कराता है। कौन भैया, GEF क्या है, तभी हमने देखा भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। चलिए, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई COP7 में। COP7 की बैठक मोरक्को के माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर की गई थी। तो माराकेश कहाँ है, मोरक्को में। COP27 कहाँ हो रहा है, COP27 कहाँ हो रहा है भैया, तो ये हुआ है कहाँ, मिस्र में। COP28 कहाँ होगा, COP28 कहाँ होगा, UAE में होगा 2023 में, है ना, इसी साल। ये भी आप लोग करंट का मुद्दा है, देख के जाइए। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।